नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का वासुदेव एकेडमी के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पूर्वोत्तर की क्लास में व्याकरण के संबंधित सामान्य परिचय क्या क्या पढ़ना है ये पढ़ा था। आज अपन विधिवत रूप से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रकरण, अपना पहला टॉपिक है स्वर। स्वर क्या है? सबसे पहले अपने को इस बात की तय तक जाना है कि स्वर क्या है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर क्या है, स्वर के बारे में कौन सा कथन सही है। आजकल परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उससे संबंधित हमें पूर्ण रूप से तैयार रहना है। तो सबसे पहले स्वर क्या है, इसके बारे में 3 कथन आपको याद होने चाहिए। ये चर्चा हमने पूर्वोत्तर की क्लास में भी करी थी, लेकिन आज वापस थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है स्वर। सबसे पहले स्वर एक क्या है? स्वतंत्र ध्वनि है। एक स्वतंत्र ध्वनि। स्वतंत्र ध्वनि का तात्पर्य क्या है? स्वतंत्र ध्वनि से तात्पर्य यह है कि वह किसी अन्य ध्वनि की सहायता से उच्चारित नहीं होती। मित्रों, जब वायु, प्राण वायु, श्वास वायु जब फेफड़ों से निबार्द रूप से, बिना किसी बाधा से, मैंने एक शब्द प्रयुक्त किया है निबार्द। निबार्द का मतलब बिना किसी बाधा के, है ज्यों के ज्यों, यानी जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वो कहलाती है स्वतंत्र ध्वनि, और वह क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। अगली बात, स्वर क्या है? देखो, मैंने आपको बताया था कि स्वर जो है स्वतंत्र ध्वनि होने के साथ साथ उसका उच्चारण करने पर जो हमारा स्वर तंत्र है, ये अपना स्वर तंत्र है, और इस स्वर तंत्र में कंपन होता है। तो सभी स्वर, बहुत ही महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी स्वर घोष यानी सघोष होते हैं। ध्यान रहे, क्या होते हैं? घोष या सघोष होते हैं। ये घोष और सघोष क्या है अपन पढ़ेंगे जब व्यंजन में और ध्वनियों का वर्गीकरण करेंगे, स्वर और व्यंजन दोनों का, तब ये आएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। घोष का शाब्दिक अर्थ होता है नाद। नाद का मतलब होता है कंपन, यानी कंपन का होना, यानी क्या होना? कंपन होना। और ये कंपन, अब बात करते हैं इसका शाब्दिक अर्थ हो गया नाद और कंपन। और स का मतलब, देखो परिभाषा याद करने का तरीका, स का तात्पर्य क्या होता है? उपसर्ग का, जिसका मतलब होता है सहित। जिसका क्या होता है साथियों? सहित, यानी कंपन सहित, यानी कंपन सहित, यानी वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्र में कंपन हो, वो ध्वनियां क्या कहलाती है मित्रों? घोष कहलाती है, सघोष कहलाती है। दोनों एक ही चीज है। और स्वर जो है वह घोष और सघोष दोनों है। ठीक है ना? प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया 2016 में कि स्वर होते हैं अघोष, घोष, महाप्राण, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या था? घोष। प्रश्न एक बार यूं भी पूछा गया कि सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर होते हैं। तो तीसरी बात आपको यह याद रखनी है कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। कैसे होते हैं साथियों? अल्प प्राण होते हैं। ध्यान रखना। अब आपके सामने एक तो आ गया स्वर तंत्र के आधार पर। देखो, स्वर किसके आधार पर बदला है? स्वर बदला है स्वर तंत्र के आधार पर। देखना इसको, ये भेद जो था वो स्वर तंत्र के आधार पर था, यानी स्वर तंत्र, यानी इसमें क्या था? स्वर तंत्र के आधार पर, यानी स्वर तंत्र के आधार पर स्वर क्या है? घोष। ये भी प्रश्न बन सकता है एक तरीके से, ठीक है ना? और प्राण तत्व के आधार पर, बाह्य तत्व के आधार पर, बाह्य प्रत्यय के आधार पर स्वर क्या है? अल्प प्राण। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोनों।
अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोनों कि स्वर, सभी स्वर कहलाते हैं। तो अब आपके सामने बिंदु बन चुका है, कथन बन चुका है कि सभी स्वर घोष होते हैं और सभी स्वर अल्प प्राण भी होते हैं। तो परीक्षा में फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न फिर रिपीट हुआ। प्रश्न यूं पूछा गया, देखो यही प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया है और फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, और यूं के यूं पूछा गया कि सभी स्वर होते हैं कैसे? अ, सघोष और महाप्राण। ब, देखो मैं लिख देता हूं, सघोष व महाप्राण, सघोष व अल्प प्राण, अघोष व अल्प प्राण और 1, 2 और 3 और 4। क्या पूछा? अघोष व अल्प प्राण और अघोष व महाप्राण। प्रश्न यूं पूछा गया है सर फर्स्ट ग्रेड में, है ज्यों के ज्यों। प्रश्न है ज्यों के ज्यों कैसे पूछा गया कि सभी स्वर होते हैं। प्रश्न क्या था? सभी स्वर होते हैं। ये 2 बार प्रश्न पुनरावृत्ति हुई है इसकी। क्या सभी स्वर होते हैं? सघोष और महाप्राण। महाप्राण नहीं है। एक बात और मैं बता देता हूं, प्राण तत्व के आधार पर या कहें श्वास वायु के आधार पर। प्राण तत्व और श्वास वायु क्या होती है साथियों? जिन ध्वनियों का उच्चारण करने पर कम मात्रा में श्वास प्रयुक्त हो, प्राण कम लगे, और जिन ध्वनियों का उच्चारण करने पर अधिक मात्रा में श्वास वायु प्रयुक्त हो, वहां अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। जहां कम श्वास वायु प्रयुक्त हो वो तो होगा अल्प प्राण, और जहां अधिक श्वास वायु प्रयुक्त हो वहां होगा महाप्राण। यानी जिनको बोलने में कम समय लगना और जिनको बोलने में अधिक समय लगना, ये अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। मैं पढ़ाऊंगा आपको अगली क्लास में कि प्राण तत्व के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण और स्वर तंत्र के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। ये बहुत डिटेल टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से प्रश्न वर्ण विचार के अंतर्गत यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सभी स्वर होते हैं, प्रश्न आया था सभी स्वर होते हैं। सघोष महाप्राण बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि महाप्राण नहीं है। घोष तो है लेकिन महाप्राण नहीं है। उसके बाद घोष तो है और अल्प प्राण भी है। तो प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? 2 नंबर। अघोष और अल्प प्राण नहीं है। अघोष का मतलब होता है अ मतलब नहीं, घोष यानी कंपन का नहीं होना, और कंपन का नहीं होना वो स्वर में नहीं आता। फिर अघोष और महाप्राण ये भी नहीं है। तो साथियों इस तरीके का प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए 3 कथन आपको ध्यान में होने चाहिए। सभी एक स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि है, सभी स्वर घोष होते हैं और सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अब बात करते हैं चौथे कथन की, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। आपको बहुत सी किताबों में 10 मिल जाएंगे, 13 मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं है। मूल रूप से जो स्वरों की संख्या मानी गई है वो 11 है, और 11 में मूल जो कुल स्वर जो है वो स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, और री से ऋषि बाबा। ध्यान रखना ये 11 स्वर कहलाते हैं जो अपने कुल स्वरों के अंतर्गत माने जाते हैं। तो ये 4 कथन आपको आना जरूरी है, और इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं अगला टॉपिक लूं। चलिए साहब,
तो हमने अभी स्वरों की संख्या निर्धारित की, स्वर कितने होते हैं, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है 11। और 11 स्वरों के अंतर्गत जो 11 स्वर माने गए वो कौन कौन से माने गए, अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। देखो साथियों, थोड़ा उच्चारण में आपको हंसी भी आती होगी, लेकिन उच्चारण तो अपने को सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी ध्वनियों का उच्चारण सही है ना, तो आप उपसर्ग और प्रत्यय के साथ साथ आप शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि में आपका बहुत काम आएगा। यही उच्चारण, ध्वनियों का उच्चारण जो मूल रूप से करना होता है। चलिए मित्रों, अब अपन स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, यानी स्वर का वर्गीकरण किस किस आधार पर हो सकता है, यानी स्वरों का वर्गीकरण, यानी स्वर का वर्गीकरण अपन किन किन आधार पर कर सकते हैं वो अपन करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन लेते हैं स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति कहां से हुई, उनका स्रोत क्या है, उद्गम क्या है। स्रोत और स्त्रोत दो होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। स्रोत यानी उद्गम कहां से हुआ, उसकी स्तुति कहां से हुई। तो उद्गम होने के लिए हम पढ़ते हैं, सबसे पहले इसके अंदर आता है मूल स्वर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मूल स्वर को अपन बोलते हैं ऋस्व स्वर। उच्चारण करके देखो, ऋस्व, ह्स्व नहीं, ऋस्व, ऋस्व स्वर। फिर आदि स्वर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा गया है। आदि स्वर कौन से हैं, ये प्रश्न पूछा गया। आदि स्वर बहुत अच्छा है, ठीक है ना। फिर एक और नाम दे देते हैं इसको, लघु स्वर। ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि मूल स्वर कौन कौन से हैं और उनको किन किन नामों से जाना जाता है। तो मूल स्वर या लघु स्वर कौन कौन से हैं, अ, ई, उ और री। अ, ई, उ, री। मित्रों ध्यान देना, अ, ई, उ, री, ये है मूल स्वर। और मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आप उत्तर क्या दोगे, 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आगे चलते हैं। तो ये था पहला। दूसरा जो बिंदु है वो बिंदु यह है कि संयुक्त स्वर या संधि स्वर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा गया है। संयुक्त स्वर या संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों 7 है। 4 वो आगे तो 11 में से 4 गए तो पीछे 7 ही बचे, है ना। तो कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ओ, औ। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 आपके होंगे संधि स्वर। अब आप कहोगे ये संयुक्त स्वर तुम मान लिया, संधि स्वर कैसे हैं। मित्रों मैं बता देता हूं आपको कि अ, ई, उ, री ये मूल स्वर हैं, ये जड़ हैं, और इन्हीं से अनेक शाखाएं, अनेक वर्ण बने स्वर के ही, इसीलिए इनको बोलते हैं संधि स्वर। इनका निर्माण कैसे हुआ ये भी अपन देख लेते हैं। जैसे कि आ, तो आ देखो, ध्वनियां जब समीपता होती है ना, ध्वनियों में जब समीपता होती है तो ध्वनि एक नया रूप धारण करती है। मैंने आपको कहा था मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए, ध्वनि है। और लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपका उत्तर आना चाहिए वर्ण। तो मित्रों आ जो ध्वनि है वो संधि है, संधि स्वर है। बना कैसे है वो अपन देखते हैं। तो बना है अ और अ से। मित्रों ध्यान रखना, अ और अ से बना है। अ और अ से कैसे बना, देख लिया, ध्वनि का समीपता आएगी। फिर आता है ई, अ और ई और ई से। फिर आता है ऊ, तो किससे बना, ऊ और ऊ से। फिर आता है ए, तो अ और ई से क्या बना, ए। फिर आता है ऐ,
ऐ, ऐ किससे बना? अ और ए से। फिर आता है ओ, अ और ऊ से, कैसे बना? ओ। फिर आता है औ, अ और ओ से, क्या बना? औ। मित्रों ये आपको ज्ञात होना चाहिए। देखो हर चीज को रटना नहीं है, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, रटने की जरूरत नहीं है। आप उसको देखो, समझो, आपको याद हो जाएंगे। अपन संधि के अंदर इन वर्ण विकारों को और अधिक डीपली से पढ़ेंगे, क्योंकि आ का निर्माण अ और अ से मूल रूप से होता है। आ का निर्माण यूं भी होता है, आ धन आ भी बनता है। अ धन आ भी बनेगा। आ धन आ ही होगा। ये पढ़ेंगे अपन संधि में। जब ध्वनियां समीपता आएगी, ध्वनियों का संयोग होगा, ध्वनियां आपस में मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करेगी, तो वहां पर क्या होगा? संयुक्त स्वर के अंतर्गत ये आएगी। तो इसको अपन ज्यादा डीपली वहां पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से ये आपके समझ में आ गया होगा कि संयुक्त स्वर क्यों है, संधि स्वर क्यों है, क्योंकि मूल स्वरों के संयोग से ही इनका निर्माण हुआ है। इसीलिए संधि स्वर या संयुक्त स्वर की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सेकंड मित्रों जो चलते हैं अपन, वो आता है आपका मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर। अब मुख आकृति यानी मुख की आकृति, देखो अपना जो ये मुख वीवर है ना, इस मुख वीवर के माध्यम से ही ध्वनियों का उच्चारण होता है। और इन मुख वीवर के स्पर्श से, विभिन्न अंगों के स्पर्श से इन ध्वनियों का उच्चारण होता है। अपन उच्चारण स्थान पढ़ेंगे जब स्वर और व्यंजन अपने कंप्लीट हो जाएंगे, तो एक सारणी करवाऊंगा मैं आपको, जिसमें आपके सारे बन जाएंगे। ठीक है ना? तो यहां पर भी प्रश्न बना है, आदि स्वर कौन सा है, मूल स्वर कितने होते हैं, प्रश्न पूछेगा। संयुक्त स्वर कौन कौन से, ये है। संधि स्वरों की संख्या कितनी है, तो ये है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए। अब बात करते हैं मुखाकृति के आधार पर। तो एक मैं आपको पहले जीवा बना देता हूं। जीवा जिसे अपन बोलते हैं जीभ। अब किसी की जीवा छोटी, किसी की बड़ी होती है भाई। ये अपना कंठ है। इसको मैंने मोटे रूप में 3 भागों में बांट दिया। प्रश्न यहीं से बनता है। 3 भागों में बांटा, प्रश्न यहीं से बनता है। प्रश्न यूं बनता है साथियों कि जीवा के जो भाग है, वो पहला भाग है अग्र, मध्य, पश्च। ठीक है ना? इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ध्यान रहे, पहला अपन जो पढ़ते हैं, सबसे पहला जो है वह है आपका अग्र स्वर। अग्र स्वर क्या है? अग्र स्वर से संबंधित क्या है? अग्र स्वर का मतलब होता है जीवा का अगला भाग सक्रिय होना। ये जीवा है, इस जीवा का अगला भाग यानी तीखा वाला भाग, जहां से आपका क्या होगा, उस ध्वनि का उच्चारण होगा, और उस ध्वनि का उच्चारण होने के कारण वो अग्र स्वर की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो क्या होगा? जिह्वा का अगला भाग सक्रिय। मित्रों जिह्वा का अगला भाग यानी ये, और अगला भाग सक्रिय कौन कौन सा होता है? ई, ई, ए, आई। आप उच्चारण करके देखो, ई, ए, आई, यानी जीवा केवल अगली सक्रिय रहती है। इसीलिए ये भाग किसके अंतर्गत आएगा? ई, ए, आई, ये आएगा। ठीक है? प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि निम्न में से मध्य स्वर कौन सा है। प्रश्न पूछा गया है मित्रों, ध्यान रखना कि मध्य स्वर कौन सा है। ये परीक्षा में प्रश्न आया है और इसका आप ध्यान रखना। जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय, और जिह्वा का मध्य भाग जो सक्रिय होता है वो होता है अ और आ। ये हो गया अ और ध्यान रखना, अ आ। जिह्वा का पीछा मध्य वाला भाग थोड़ा सा हल्का सा झुका रहता है। ठीक है ना? अब आता है पश्च स्वर, तीसरा बिंदु। पश्च स्वर, पश्च का मतलब क्या होता है? पिछला। पश्च का मतलब क्या होता है? पिछले होता है। अग्र यानी आगे, पश्च यानी पीछे। तो पश्च का मतलब होता है पिछला, यानी जिह्वा का ये भाग वाला सक्रिय। अब जिह्वा का क्या? पिछला भाग सक्रिय हो,
और जहां पिछला भाग होगा वहां क्या होगा, ऊ ऊ ओ औ ऊ ऊ ओ औ। ये क्या हो रहा है, पिछला भाग सक्रिय हो रहा है। उसके बाद चौथा आता है संवृत स्वर। मित्रों, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। संवृत स्वर जीवा के अंतर्गत नहीं। संवृत स्वर में क्या होगा, मुंह कम खुलता है। संवृत स्वर में क्या होगा, मुंह जो है वो कम खुलेगा, मुंह का कम खुलना। और इसमें आता है ई ऊ, कम खुल रहा है, ई ऊ यानी कम खुल रहा है। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पांचवा, बहुत प्रश्न बार परीक्षा में पूछा गया है, रिपीटेशन हुआ है। विवृत स्वर कौन से हैं, विवृत स्वर कौन सा है ना। तो विवृत स्वर कौन सा है, यानी मुंह का ज्यादा खुलना, मुंह का ज्यादा खुलना। साथियों, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बताते हैं तो वो क्या कहता है, सबसे पहले कि मुंह खोलो, बोलो आ। तो आ बोलते ही मुंह क्या हो जाता है, पूरा खुल जाता है। तो वह ध्वनि जिसका आप मुंह खोलते पूरा बन जाए वो क्या है, आ। और विवृत स्वर कौन सा है, आ। वी यानी विशेष रूप से, वृत्त यानी गोल, यानी मुंह पूरा खुल जाए, वो क्या होता है, विवृत स्वर। मित्रों, ये 5 जो भेद हैं, उन 5 भेदों में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि मुखाकृति के आधार पर इन ध्वनियों को कितने भागों में बांटा, कौन कौन से हैं और किस किस के अंतर्गत हैं। परीक्षा में प्रश्न यहां से आपको जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में यूं पूछा गया है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से अग्र स्वर कौन सा है, और निम्न में से मध्य स्वर कौन सा है, निम्न में से पश्च स्वर कौन सा है। और ये तो भाई गोद ले रखे हैं एग्जाम वालों के, बहुत बार प्रश्न पूछ लिया है। कितनी बार प्रश्न पूछ लिया कि संवृत स्वर निम्न में से है, विवृत स्वर निम्न में से है। ये होता है। आशा करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। आज का जो टॉपिक हमने इसमें पढ़ा है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे इसको करता हूँ। पहला हमने पढ़ लिया स्रोत के आधार पर, दूसरा हमने पढ़ लिया मुखाकृति के आधार पर, तीसरा जो है वो है मित्रों अपने ओष्ठाकृति के आधार पर। अपन स्वर कंप्लीट करेंगे किस किस आधार पर, क्या है, ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठ अधर, अधर होठ, यानी ओष्ठ अधर, अधर यानी होठ, यानी ओष्ठाकृति के आधार पर होठ की स्थिति कैसी होती है ये देखना अपने को, है ना। इसके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है अवृत्ताकार। नाम से समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। वृत्ताकार यानी होठ का उच्चारण करने पर होठ गोल होता है, होठ का गोल होना, यानी जब उच्चारण करेंगे ना तो इस समय क्या होगा, होठ गोल होगा। कौन कौन से भाई उच्चारण करने पर, ऊ ऊ ओ औ, ये क्या है, होठ गोल होते हैं जब इसका अपन उच्चारण करते हैं। ठीक है। अवृत्ताकार का होने का मतलब क्या होता है, अवृत्ताकार का मतलब ये होता है होठ का गोल न होना। अब गोल होल कौन कौन से नहीं करेंगे, अ आ ई ए आई, कितने हो गए भाई, 3 3 6 4 10 और री 11। इनका उच्चारण करने पर हो जाता है आपका ओष्ठाकृति के आधार पर ये क्वेश्चन। ठीक है। और चौथा भेद जो पढ़ेंगे अपन, जो चौथा भेद है वो इस प्रकार से है। चौथा भेद जो है वो है उच्चारण काल और मात्रा के आधार पर।
मित्रों, उच्चारण काल क्या होता है और मात्रा क्या होती है? उच्चारण काल से तात्पर्य यह है कि बोलने में समय कितना लग रहा है। मात्रा का मतलब होता है मात्रा कितनी प्रयुक्त होती है, एक मात्रा, दो मात्रा। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, कौन सा ऐसा वर्ण है जिसकी मात्रा नहीं होती? बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, बताऊंगा जब क्लास खत्म होगी। चलिए, उच्चारण के आधार पर एक पहला होता है ऋस्व स्वर। उच्चारण करो इसका, हाँ कीजिए। ऋस्व, हस्व नहीं, ऋस्व, ह के अंदर री है, ऋस्व स्वर। ऋस्व स्वर के बारे में हमने पढ़ लिया, तो क्या हो जाएगा? जहां उच्चारण में उच्चारण के दौरान एक मात्रा का समय लगे, ठीक है ना। अब उच्चारण के दौरान एक मात्रा का समय कौन कौन सा लेता है? अ, ई, उ और री, ठीक है। फिर देते हैं अपन दूसरा दीर्घ स्वर। हमने पढ़ लिए हैं ये दीर्घ स्वर कहें, गुरु स्वर कहें, ठीक है ना, ये इसी के अंतर्गत आता है। वही उच्चारण के दौरान दो मात्रा का समय लगे, दो मात्रा का समय लगे। अब दो मात्रा का समय कैसे लगे मित्रों? कौन कौन से हैं जिनके अंदर दो मात्रा का समय लगेगा? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। 3, 4, 7 हो गए, ठीक है। मोस्ट एंड इंपोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछा गया है और वो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है मित्रों, ध्यान रखना। जो तीसरा भेद है वो है प्लुत स्वर। बहुत ही महत्वपूर्ण, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, और वह कौन सा है? उच्चारण के दौरान तीन मात्रा का समय, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, तीन मात्रा का समय लगे। भाई कितनी मात्रा का समय लगे? 3 मात्रा का समय लगे, यानी 3 मात्रा समय ज्यादा लग रहा है। आप ध्यान रखना, सबसे पहले आया है ओम, बोल के देखिए, ओम, समय ज्यादा लगा। आ, ई, उ, 2 मात्रा का समय लगा, जबकि इसमें ज्यादा समय लग रहा है। तो ज्यादा समय लगना या 3 मात्रा का समय लगना, ओम, तो ये 3 मात्राओं का समय लगता है, इसी वजह से इनको प्लुत स्वर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, निम्न में से प्लुत स्वर कौन से हैं और प्लुत स्वर के अंतर्गत कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ओम, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया ओम का। तो मित्रों, आज के अपने इस टॉपिक में हमने स्वर्ण कंप्लीट किए, स्वर पूर्ण तरह से हमने पढ़ लिया, स्वरों का वर्गीकरण अच्छी तरह से कर लिया। अब बात करते हैं कि इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा लघु स्वर है, निम्न में से ऋस्व स्वर कौन सा है, आदि स्वर कौन कौन से हैं, संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, और फिर प्रश्न पूछ लिया कि अग्र स्वर कौन सा है, निम्न में से पश्च स्वर कौन सा है, समृद्ध स्वर और विवृत स्वर, जो मैंने अभी आपको पिछली बताया था अभी आगे, और इसमें से प्रश्न आपका ये आएगा, प्लुत स्वर कौन सा है और किसे कहते हैं, निम्न में से प्लुत स्वर या प्लुत ध्वनि, ऐसा भी प्रश्न पूछ ले, प्लुत ध्वनि कौन सी है, तो भी आपका उत्तर यहीं से आएगा। आशा करता हूं आपको आज जो टॉपिक हमने पढ़ा समझ में आया होगा। बाकी अगली क्लास अपन और पढ़ेंगे। धन्यवाद।